हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण खंड जो है विधेयकों पे बात करने जा रहे हैं कि जो लोकसभा या राज्यसभा में जो विधेयक पारित होते हैं, दोनों सदन से पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह अधिनियम का रूप ले लेते हैं, हम जैसे जानते हैं। तो उन विभिन्न तरह के विधेयकों में मूल रूप से अंतर क्या है, संविधान में उनका उल्लेख कहाँ है और कैसे उनकी पारित होने की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं इसमें विधेयकों की पारित होने में, यह साधारण विधेयक जो प्रत्येक दिनचर्या में जो मूल रूप से भी जो विधेयक पारित होते हैं वो साधारण विधेयक होते हैं। तो वह जैसे साधारण विधेयक क्या इसमें है कि किसी भी सदन में इसे पुनः स्थापित किया जा सकता है, लोकसभा हो या राज्यसभा में किसी भी सदन में से पहले लाया जा सकता है। कोई भी साधारण विधेयक हो तो उसे लाया जा सकता है और प्रत्येक सदन में जब भी इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो चरणबद्ध प्रक्रिया से इसे पारित किया जाता है। इसमें जो पहला वाचन जो होता है उसमें संक्षिप्त चर्चा होती है उस विधेयक पर जो विधेयक लाया जाता है, और द्वितीय वाचन में उस पर विस्तृत चर्चा की जाती है उस विधेयक पर। जब इन दोनों वाचन के बाद यह महसूस होता है या ऐसा लगता है कि अभी भी इस विधेयक की चर्चा की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो फिर से एक तीसरा वाचन जो होता है उसमें चर्चा पूरी नहीं होने की स्थिति में वह वाचन किया जाता है और इसके बाद उस पर मतदान करके उस विधेयक की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। यह है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक साधारण बहुमत से पारित होते हैं। साधारण बहुमत से कहने का अर्थ है कि उस सदन की कुल जो सदस्य संख्या है 50, उसके 50% प्लस 1, यह साधारण बहुमत से उसे विधेयक को पारित कर लिया जाता है। साधारणतः ये बात करें इन जनरल। फिर एक जो विधेयक है धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो धन विधेयक क्या है और वित्त विधेयक क्या है, इसकी समझ पहले जान ले कि वित्त विधेयक जो होते हैं उसी का एक विशेष भाग धन विधेयक होता है। इसकी परिभाषा है अनुच्छेद 110 में। जो धन विधेयक की परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में है। इसमें इसके जो खंड 3 है इसके अनुसार धन विधेयक को परिभाषित जो करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई भी वित्त विधेयक, किसी भी वित्त विधेयक में अगर नए कर का प्रावधान कर दिया गया है तो वह धन विधेयक है, और इसे जो परिभाषित करेगा धन विधेयक को वह लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। यह अनुच्छेद जो है 110(3) के अनुसार इसे लोकसभा अध्यक्ष परिभाषित करता है और इसकी परिभाषा भी अनुच्छेद 110 में है। इसके पारित होने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 109 में है। इसी में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में जो है उसे पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा, यानी कि धन विधेयक जब भी लाया जाएगा तो वह लोकसभा में लाया जाएगा। यह है इस पे अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान है। तो हमने पहले ही बात किया गया है कि वित्त विधेयक जो होता है उसी का एक विशेष रूप धन विधेयक होता है। जब अगर उसमें वित्त विधेयक में नए कर का प्रावधान कर दिया जाए तो वह उसी को हम कैटेगरी श्रेणी में बांट लें तो वह प्रथम श्रेणी का एक वित्त विधेयक हो जाएगा और द्वितीय श्रेणी का प्रथम श्रेणी की वित्त विधेयक। मतलब इसकी प्रकृति अगर धन विधेयक है तो वह प्रथम श्रेणी में है, इसे केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाएगा और पूरा स्थापना के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश इसमें अनिवार्य है। जबकि जो वित्त विधेयक जो है वो साधारण अगर विधेयक है, उसकी प्रकृति का साधारण विधेयक है, तो इसकी पूरा स्थापना के लिए राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति अनिवार्य नहीं है और इससे जो है इसमें कर को कम या समाप्त करने वाला यह विधेयक होता है। अब एक जो विधेयक और हम बात कर लें कि अक्सर सुनते हैं कि संविधान में संशोधन विधेयक भी, संविधान के जो संशोधन होते हैं वो उसकी विधेयक वो क्या है होती है और उसका उल्लेख कहाँ है, तो वह अनुच्छेद 368 के तहत भी होता है और इन जनरल भी साधारण बहुमत से भी होता है। तो उसमें उसको श्रेणियों में बांटें तो एक साधारण बहुमत से पारित होता है संशोधन विधेयक, दूसरा विशेष बहुमत से, और एक है राज्यों के समर्थन से पारित होता है। जब अगर अनुसूची 1 और 4 में, अनुसूची 1 में राज्यों के गठन और अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटों का आवंटन जो है, अगर इससे संबंधित कोई संशोधन होता है तो वह
इन जनरल अनुच्छेद 4 के तहत होता है नए राज्यों के गठन और राज्यसभा में सीटों के आवंटन से लेकर। तो यह अनुच्छेद 4 के तहत होता है। इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। यह साधारण बहुमत से ही पारित होता है। साधारण बहुमत से फिर से हम बात कर लें कि वह उस सदन में जो कुल सदस्य संख्या है उसके 50% और +1 काउंट कर लें तो वह साधारण बहुमत हो जाता है। विशेष बहुमत से बात कर लें कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन होता है, संविधान संशोधन, वह अधिकांशतः इसी के तहत इस संशोधन विधेयक होता है, इसमें इसी के तहत पारित होता है। यह इसका खासियत है इसमें कि इसमें जो है इसे बहुमत, इसकी जो आवश्यक बहुमत है इसे पारित करने के लिए वह सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तो होना ही चाहिए 50% +1, साथ साथ जो है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का न्यूनतम जो है वह 2/3 बहुमत होना चाहिए, यानी विशेष बहुमत से। और जब राज्यों के समर्थन से पारित करने वाले जो संशोधन विधेयक होते हैं उसको भी तो अनुच्छेद 368 के तहत ही आता है, लेकिन उसमें जो विधेयक खासियत होती है, उस विधेयक की विशेषता होती है कि उसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और 7वीं अनुसूची, जो 7वीं अनुसूची में जो हम पढ़ते हैं राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची, उससे संबंधित प्रावधानों से संशोधन इसमें किए जाते हैं। और इसी के संशोधन के लिए विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक होता है। अब बात कर ले हम कि एक और भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 108, जिसमें संयुक्त बैठक की बात कही गई है कि जो भी विधेयक पारित होने की प्रक्रिया, तो हमने बात कर लिया कि साधारण बहुमत से या साधारण विधेयक और धन विधेयक या वित्त विधेयक, फिर हमने जो बात किया कि संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन से संबंधित संशोधन विधेयक। अब जो संयुक्त बैठक है इसकी क्या स्थिति है, यह कब की जाती है, तो यह जब सदन में गतिरोध होता है तब इसकी बैठक होती है संयुक्त बैठक की। और अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है कि अगर एक सदन ने किसी विधेयक को पारित कर दिया है और दूसरे सदन ने उसे अस्वीकार कर दिया हो, या फिर एक सदन ने पारित कर दिया है और दूसरे सदन जो है उसमें अनुशंसा की हो लेकिन पहले सदन ने उसे अस्वीकार कर दिया हो, या फिर एक सदन के पारित हो जाने के बाद दूसरे सदन में वो विधेयक गया हो लेकिन 6 माह तक उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी हो, तो इसका कारण जो संसद में गतिरोध होता है वह संयुक्त बैठक उसके लिए आहूत की जाती है। वह राष्ट्रपति इसकी अधिवेशन को बुलाता है संयुक्त बैठक की। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हम बात कर लें कि इसके बैठक धन विधेयक को छोड़ करके ही होती है, मतलब धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। धन विधेयक को छोड़ करके अन्य विधेयक पर अगर ऐसा गतिरोध होता है तो ही इस पे बैठक बुलाई जाती है। और अब तक जो बैठक हुई है संयुक्त बैठक, वह 3 ही बार हुई है 3 विधेयक पर। एक दहेज निरोधक विधेयक 1961 में, बैंकिंग सेवा आयोग निरस्तीकरण विधेयक 1978 और आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2002। इस विधेयक पर अभी तक संयुक्त बैठक हुई है। इसकी अध्यक्षता तो आप लोग जानते होंगे कि लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें जो बहुमत होता है वह जब इस संयुक्त बैठक बुलाया जाता है तो दोनों सदन के जब इस बैठक के बाद इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य है उसके बहुमत से पारित होता है। मतलब यह कुल दोनों सदन के जो जितने भी उपस्थित और मतदान किए उसके 50% +1, इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आज मैंने इस संकल्पना पर बात किया है। उम्मीद है आपको इस पर बेहतर समझ विकसित हुई होगी और आने वाली